बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 7, now we will start work for day 5 of general science. Students, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने उसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, किस तरह काम करता है, और इस डायग्राम को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बुक पेज नंबर 8 पर देखें। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए, और मूव करने के लिए, यानी कि हरकत करने के लिए। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जैसा कि हमने डिटेल डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पढ़ा था कि हमारी फूड जो है वो हमारे सेल्स तक किस तरह पहुंचती है। हमने ये जाना कि कुछ प्रोसेस हैं फूड के डाइजेशन के, जिसके बाद हमारी खुराक हमारे सेल्स तक पहुंचती है। तो इसी तरह जो हमारी एनर्जी है वो हमें किस तरह मिलती है? फूड सब्सटेंसेस के ब्रेक डाउन होने के बाद, यानी कि डाइजेशन के बाद, जब आपकी फूड आपके ब्लड के ज़रिए आपके तमाम बॉडी पार्ट्स तक या सेल्स तक पहुंच जाती है, तो आप एनर्जी हासिल करते हैं, आपको एनर्जी मिलती है। We need oxygen to break down the food in every cell of our body. अब हमें स्टूडेंट्स ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन के बगैर हम सांस नहीं ले सकते और ना ही ज़िंदा रह सकते हैं। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हमारी फूड ब्रेक डाउन होती है तो हमारी फूड में से ऑक्सीजन जो है हमारे जिस्म को मिलती है। अब किस तरह मिलती है और क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचती है? Our lungs take oxygen from the air during respiration. अब स्टूडेंट्स, हमारे जो लंग्स हैं उनका क्या काम है? जैसा कि डायग्राम में ये लंग्स बने हुए हैं। अब इन लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम जानेंगे आगे, लेकिन ये लंग्स, इन लंग्स का क्या काम है? इन लंग्स की ही वजह से हम सांस ले रहे हैं और किस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू हम सांस ले रहे हैं। अब यहाँ पर
सेकेंड पैराग्राफ है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग एक ऐसा अमल है जिससे हम सांस लेते हैं, यानी कि हवा ऑक्सीजन की सूरत में हमारे लंग्स तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं. ये प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा कि डाइजेशन से मुराद कि कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. लेकिन अब डाइजेशन तो हो गई, लेकिन किन किन प्रोसेस से गुजर कर हुई और हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंची. इसी तरह ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं, इनहेल क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन, और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स use oxygen of air and food to produce energy. अब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के पार्ट्स तक और सेल्स तक पहुंचती है. ये फूड सब्सटेंसेस जब ब्रेक होते हैं और उसके बाद ये हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड is also produced during this process. स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग जो है वो सिंपल कि आप सांस लेते हैं और निकालते हैं. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके बॉडी के तमाम सेल्स और बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है. The parts of body used in the process of breathing form the respiratory system. अब आपके बॉडी के कौन कौन से हिस्से हैं, उन प्रोसेस से गुजरकर आपकी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो आपके बॉडी तक पहुंचता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि कुछ प्रोसेस हैं जिसके बाद हमारी खुराक हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है. इसी तरह हमने उसमें पढ़ा, सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से, फिर इसोफेगस, देन स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. इसी तरह अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस को आगे चलाने में, और इन प्रोसेस के बाद हमारे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है. वन बाय वन डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हम ये जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के थ्रू ऑक्सीजन किस तरह हमारी बॉडी तक पहुंच रही है. Our respiratory system consists of the nose and throat. स्टूडेंट्स, बोर्ड पे देखिए तवज्जो से. मैंने आपको अभी बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में, जिनमें नोज एंड थ्रोट, द विंड पाइप, द ब्रीदिंग मसल्स एंड द लंग्स. तो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में बोर्ड पर देखें, नोज, ठीक है, माउथ, उसके बाद विंड पाइप ट्रेकिया को कहते हैं. जैसे कि आप सी शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे ट्रेकिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रेकिया. क्या है ये? ट्रेकिया. ये नोज है, माउथ, ट्रेकिया, और ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होने वाले कुछ प्रोसेस जिन्हें हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे,
इनमें है लंग्स, ब्रोंकाई और उसमें कुछ फर्दर डिटेल्स। तो आज रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज नोज एंड थ्रोट। नोज एंड थ्रोट, ये जो गला है उसे थ्रोट कहते हैं, नोज नाक को। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नोज एंड थ्रोट। द एयर enters through our nose or mouth। जो हवा है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक या गले के मुंह के जरिए गले तक जाती है। Our nose has hair and mucus to clean moisture and warm the air। अब हमारी नाक में कुछ बाल मौजूद होते हैं और म्यूकस, इसे बलगम भी कहते हैं, जो बाहर से ये स्टिकी लिक्विड होता है। म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। स्टूडेंट्स, हमारे जो नाक में बाल होते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कैसे करेंगे। देखिए, डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स जो हमारे नाक में म्यूकस मौजूद है वो एक स्टिकी लिक्विड है जिसके साथ तमाम डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप नमाज के लिए वुज़ू करते हैं और नाक में पानी डालते हैं और नाक को साफ़ करते हैं तो वो सारा म्यूकस और स्टिकी लिक्विड जो है निकल जाता है, यानी कि उसके साथ जो जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। जब आप वुज़ू के लिए 5 दफ़ा नाक में पानी डालते हैं तो वो सारा जो गंदगी है वो सारी निकल जाती है। द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स। अब हवा एंटर हुई है माउथ से और कहाँ जाएगी? लेरिंग्स में। ये देख सकते हैं आप, LARYNX, लेरिंग्स। हवा मुंह के जरिए लेरिंग्स तक जाएगी, ठीक है। Our vocal cords are present in the larynx to produce sound। अब हवा जब थ्रोट से लेरिंग्स तक जाएगी तो यहाँ पर वॉइस बॉक्स मौजूद है जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। यहाँ से हम लेरिक्स में ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये लेरिंग्स है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट, इनसे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, आप अपने थ्रोट पर हाथ रखें और कुछ बोलें, आपको वाइब्रेशंस फील होंगी जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं और आपको मेरी आवाज़ जैसे आ रही है, मैं बोल रही हूँ, तो मेरे वोकल कॉर्ड्स में इस टाइम वाइब्रेशन है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। और ये वोकल कॉर्ड्स कहाँ मौजूद हैं? आपके लेरिंग्स में। कहाँ पर? लेरिंग्स। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी तक ये पढ़ा कि एयर एंटर होती है नोज से और थ्रोट से। नोज से जो एयर एंटर होती है उसमें कुछ हेयर्स मौजूद हैं, हेयर है, और कुछ म्यूकस मौजूद है जो कि डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को स्टिक कर लेता है, और जब आप अपनी नाक को साफ़ करते हैं तो वो सारा जो गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा कि थ्रोट के ज़रिए हवा एंटर हुई लेरिंग्स तक, और लेरिंग्स में
वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर येलो बॉक्स देखिए, आवर थ्रोट कंटेन्स 2 पाइप्स। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 2 पाइप हैं, एक ये है और एक ये नीचे। 2 पाइप मौजूद हैं, ये आपको नजर आ रहा है ये साइड पर, और ये 2 पाइप हमारे जो थ्रोट है यानी कि गला उसमें मौजूद हैं। 1 फॉर द फूड एंड अदर फॉर ब्रीदिंग। ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ये फूड पाइप है और ये ट्रेकिया, ये विंड पाइप है जहाँ से हवा एंटर होके गुजरेगी। तो स्टूडेंट्स, अदर फॉर ब्रीदिंग इट इज द एपिग्लॉटिस। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, एपिग्लॉटिस। ये अब एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस which allows things to go down the right way। स्टूडेंट्स, एपिग्लॉटिस को आप एक कवरिंग भी कह सकते हैं कि ये जिन चीज़ों को नीचे जाना होता है ये ओपन होती है और उससे, जैसे कि हवा है, हम सांस ले रहे हैं तो एपिग्लॉटिस ओपन है और एयर नीचे ट्रेकिया से गुजर कर जा रही है। इसी तरह जब हम खुराक खाते हैं तो एपिग्लॉटिस की ये कवरिंग ट्रेकिया के ऊपर आ जाती है, यानी कि लैरिंक्स को कवर करती है और खुराक हमारे ये फूड पाइप से गुजर जाती है। एपिग्लॉटिस फ्लैप करती है थोड़ा सा लैरिंक्स पर और फूड हमारी फूड पाइप के ज़रिए नीचे चली जाती है। इसी तरह जब हम कुछ नहीं खा रहे तो इस टाइम सांस तो ले रहे हैं, तो एपिग्लॉटिस क्या कर रही है? विंड पाइप को कवर कर रही है। लेकिन जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो एपिग्लॉटिस किसे कवर करती है? लैरिंक्स को। किसे कवर करती है? लैरिंक्स, जो कि विंड पाइप है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस किया अभी नोज, थ्रोट में लैरिंक्स को, वोकल कॉर्ड्स, फिर एपिग्लॉटिस जो कि एक कवरिंग कह लें आप, जो फ्लैप करती है जब आप कुछ खाते हैं या पीते हैं। अब हमने जो डिस्कस करना है वो है ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में जानते हैं। ये सी शेप कार्टिलेज स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। बुक पेज नंबर 8 पर ही ट्रेकिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप। एयर passes from the larynx into the trachea और विंड पाइप। हवा स्टूडेंट्स, जो एयर है वो माउथ से या नोज से एंटर होती हुई लैरिंक्स तक, और लैरिंक्स के बाद जो ये विंड पाइप है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, यहाँ पर आती है। Our wind pipe is made of C-shaped rings of cartilage। ये आप देख सकते हैं कि ट्रेकिया किससे मिलकर बना है? C-shaped ring structure, कार्टिलेज। स्टूडेंट्स, बोन और कार्टिलेज में फ़र्क है। बोन सख्त जो है हड्डी, और जो कार्टिलेज है सॉफ्ट बोन, यानी बहुत सॉफ्ट होती है। इसे अक्सर आप अपने जब गोश्त वगैरह खाते हैं तो ऐसी हड्डी यानी कि कार्टिलेज, उसे भी आप खा सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है ये सी शेप्ड है और कार्टिलेज से मिलकर बना है। स्टूडेंट, ये सी शेप इसलिए है, बिल्कुल बंद नहीं है बल्कि सी शेप्ड है, क्योंकि जब हमने कोई खुराक खानी है तो इसोफेगस तक वो कोलैप्स होकर पुश होगी।
ये सी शेप स्ट्रक्चर अलाउ करेगा, थोड़ा सा कोलैप्स करेगा और उसके बाद आपकी खुराक एसोफेगस तक नीचे चली जाएगी। इस वजह से ट्रेकिया का स्ट्रक्चर सी शेप्ड है। These rings keep our windpipe open. Mucus and tiny hair in the trachea also filter the air. अब जो हमारे ट्रेकिया में म्यूकस और टाइनी हेयर्स मौजूद हैं ट्रेकिया में, वो भी एयर को फिल्टर करने में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने पार्ट्स को डिस्कस किया। अभी तक हमने ट्रेकिया तक डिस्कस किया है, यानी कि रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से हुई? नोज और थ्रोट। यहाँ से हवा एंटर हुई। एंटर होने के बाद यहाँ पर एक कवरिंग होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसका काम ये है कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो ये हमारी सांस की नाली यानी कि लेरिंग्स को फ्लैप करती है ताकि आपकी फूड उस पाइप में ना जाए और फूड पाइप से आसानी से गुजर जाए। फिर हमने लेरिंग्स को डिस्कस किया कि लेरिंग्स जो है यहाँ पर वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन हमने ट्रेकिया को डिस्कस किया कि ट्रेकिया जो है सी शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेज से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट्स, कार्टिलेज से मिलकर बना है ये स्ट्रक्चर और ये सी शेप्ड इसलिए है क्योंकि ये हल्का सा कोलैप्स करता है। स्लाइटली कोलैप्स के बाद फूड हमारी इसोफेगस में आसानी से चली जाए और इसमें कुछ म्यूकस और हेयर मौजूद होते हैं, टाइनी हेयर, जो कि फिल्टर करते हैं एयर को। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट हो गया है। Students of class 7, now we will start work for day 6 of general science. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि वो क्या प्रोसेस उसमें होता है जिससे हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचती है। हमने उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहले नोज, थ्रोट, एपिग्लॉटिस, लेरिंग्स और ट्रेकिया तक डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है ब्रोंकाई एंड लंग्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई एंड लंग्स। पेज नंबर 9 खोलें, अपनी बुक्स का पेज नंबर 9 ओपन करें। जी स्टूडेंट्स, bronchi and lungs. The trachea divides into 2 branches called bronchi. आप ये देख सकते हैं कि ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। एक ये ब्रांच है, एक ये। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं?
ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। हमने ये पढ़ा था कि ट्रेकिया जो कि विंड पाइप है, एयर इसमें से गुजरकर अब कहाँ पर आएगी? अब एयर इन ब्रोंकाई में से गुजरेगी और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे अब हम पढ़ते हैं। तो जो दो ब्रांचेस हैं, ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है दो ब्रांचेस में, उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। सिंगुलर हम इसे ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। अब ट्रेकिया से हवा आने के बाद ये ब्रोंकाई जो कि दो में ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है, अब ब्रोंकाई इस हवा को, इस एयर को आगे लेकर जाएगी। Our lungs are the most important organs of the respiratory system. Students, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि लंग्स हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे हम सांस ले सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में लंग्स मौजूद ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पेयर है लंग्स का, दो लंग्स मौजूद है। अब जो हमारे लंग्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एयर नोज या थ्रोट से एंटर हुई, लेरिंग्स से, फिर ट्रेकिया में। ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई एयर को आगे लंग्स में लेकर जाएगी। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल। क्या है? ब्रोंकियोल। ये आपको नजर आ रहा है, बोर्ड पर देखें सब, ये देखिए ब्रोंकियोल। अब हवा ट्रेकिया से जब आई, ट्रेकिया दो में डिवाइड है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई हवा को एक ब्रोंकस में लेकर जाएगी। जैसे हवा पहले यहाँ है तो इसे सिंगुलर को हम ब्रोंकस कहते हैं। अब ये ब्रोंकस जो है आगे जाके छोटे छोटी टाइनी ट्यूब्स में डिवाइड है जिसे हम ब्रोंकियोल कहते हैं। ज़्यादा ट्यूब्स है ना, यहाँ पर एक दिखाई गई है बड़ी करके जिसे ब्रोंकियोल कहते हैं। ये बहुत सारी ट्यूब्स जो आप देख सकते हैं इन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो एयर ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई आगे एयर को लंग्स में लेकर जाती है और लंग्स में टाइनी ट्यूब्स मौजूद हैं, स्मॉलर ट्यूब्स, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। At the end of each bronchiole, tiny air sacs called alveoli are present. देखिए स्टूडेंट्स, हवा पहले ट्रेकिया से ब्रोंकाई में आएगी, ब्रोंकाई आगे एयर को लंग्स में लेकर जाएगी, फिर लंग्स में स्मॉलर ट्यूब्स मौजूद हैं जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ब्रोंकियोल जहाँ पर एंड हो रही है, जैसे कि ये एक ब्रोंकियोल दिखाई गई है, ये यहाँ पर एंड हो रही है, इसके एंड पर एयर सैक्स मौजूद हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहते हैं। ये आप देख सकते हैं बैलून की तरह का स्ट्रक्चर है या ग्रेप्स की तरह का स्ट्रक्चर, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या बैलून्स भी कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। एयर ब्रोंकियोल्स में गई, ब्रोंकियोल्स के यानी एक ब्रोंकियोल के एंड पर एयर सैक्स मौजूद हैं जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं।
क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। और ये बैलून की तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि एयर एंटर हुई ट्रेकिया से। ट्रेकिया डिवाइड है दो ट्यूब्स में जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई, एक लंग में जो ये ट्यूब जा रही है इसे ब्रोंकस कहते हैं, दोनों में है तो ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकस आगे जाकर बहुत सारी स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, जिसे हमने ब्रोंकियोल्स कहा। क्या कहा? ब्रोंकियोल्स। तो स्टूडेंट्स, एक ब्रोंकियोल के एंड पर एक एयर सैक मौजूद है, एयर सैक्स मौजूद हैं, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ये आपको बैलून्स की तरह या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अब हर एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, जो कि टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये एल्वियोलाई के ऊपर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ब्रोंकाई एंड लंग्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। When we breathe in, the air enters the lungs and reaches the alveoli. जब हम सांस लेते हैं तो हवा जब हमारे लंग्स में जाती है तो वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है। क्योंकि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन यानी जो हम इनहेल कर रहे हैं वो यहाँ डिफ्यूज़ होती है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर लंग्स तक पहुँचती है, उसके बाद एल्वियोलाई, वो एयर एल्वियोलाई तक पहुँचती है। ऑक्सीजन ऑफ द एयर passes through the walls of alveoli into the capillaries. अब एयर जब एल्वियोलाई तक पहुंचेगी तो यहाँ पर कैपिलरीज मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं कैपिलरीज, ये इनमें डिफ्यूज हो जाएगी। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं वो जो ऑक्सीजन कैपिलरीज में पहुँची, एल्वियोलाई की वॉल्स में कैपिलरीज मौजूद हैं, यहाँ तक जब ऑक्सीजन पहुँची तो रेड ब्लड सेल्स उन ऑक्सीजन को लेंगे और हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुँचाएंगे। मैं फिर आपको बताती चलूँ, जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि डाइजेशन होने के बाद फूड हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक कुछ प्रोसेस के थ्रू गुजरती है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन देखिए कितने प्रोसेस के बाद हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंच रही है। Cells in our body use oxygen and food to produce energy and carbon dioxide. अब सेल्स हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो वो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स फूड भी हमारे सेल्स को पहुंचती है, इसी तरह ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन और फूड जब हमारे सेल्स को मिल जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती तो हम उसे एक्सहेल कर देते हैं, लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स।
अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑक्सीजन हमारी तमाम बॉडी के सेल्स को मिल गई। अब एनर्जी प्रोड्यूस हुई और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। अब ब्लड के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे लंग्स में जाती है। कहाँ जाती है? लंग्स में वापस जाती है हमारे ब्लड के ज़रिए। एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह के ज़रिए निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, जिसमें नोज़ से स्टार्ट किया। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था नोज़, थ्रोट, एपिग्लॉटिस, ट्रेकिया जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, लेरिंग्स जिसमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर ट्रेकिया 2 में डिवाइड हो रहा है। इन ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई, अब देखिए, जो एक ब्रांच है जिसे हम सिंगुलर को ब्रोंकस कहते हैं, वो टाइनी कह लें या स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो रही हैं, जिन्हें हम ब्रोंकियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। अब हर ब्रोंकियोल के एंड पर कुछ एयर सैक्स मौजूद हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। और स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? कैपिलरीज। ये टाइनी ब्लड वेसल्स हैं जो कि आगे ब्लड तक ऑक्सीजन को ले जाने में मदद देती हैं। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पर पेज नंबर 10 देखिए। पेज नंबर 10 पर मौजूद है कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग। तो स्टूडेंट्स, अब हमने कंपेयर करना है, यानी कि कंपैरिजन के ब्रीदिंग और बर्निंग क्या होता है। मैं आपको बोर्ड पर लिखकर साथ साथ समझाती हूँ। Comparing breathing and burning. स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपको कंपैरिजन या कंपेयरिंग का क्वेश्चन आए, आपने हमेशा उसमें 2 कॉलम्स बनाने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक साइड पर ब्रीदिंग लिखा है और दूसरी साइड पर बर्निंग। तो ब्रीदिंग और बर्निंग हम फिर इन्हें कंपेयर कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमेशा आपने जब भी कंपैरिजन या कंपेयरिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 2 कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। देन आप उसे 1 बाय 1 डिफाइन करते जाएं। अब ब्रीदिंग के बारे में जानते हैं।
मैं पॉइंट्स यहाँ पर लिखकर फिर आपको इसके बारे में समझाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये पढ़ना है कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग। तो स्टूडेंट्स, पहले आपकी बुक से कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं, देन बोर्ड से डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिलीज्ड एज अ फ्यूल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है कि ब्रीदिंग और बर्निंग दोनों एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ब्रीदिंग प्रोड्यूसेस एनर्जी, बर्निंग ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी एज अ फ्यूल। इसी तरह ब्रीदिंग यूजेस ऑक्सीजन, बर्निंग ऑल्सो यूजेस ऑक्सीजन। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने सांस लेना होता है तो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। इसी तरह जब आप कोई चीज़ बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बर्निंग ऑल्सो यूजेस ऑक्सीजन। बोथ प्रोसेसेस यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यहाँ पर इसे 3 पॉइंट्स में कर दिया है। ब्रीदिंग यूजेस ऑक्सीजन, बर्निंग ऑल्सो यूजेस ऑक्सीजन। ब्रीदिंग प्रोड्यूसेस एनर्जी, बर्निंग ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी एज अ फ्यूल। Breathing gives out carbon dioxide as the end product. Burning also gives out carbon dioxide as the end product. अब दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो ये जाना कि दोनों में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दोनों प्रोसेसेस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल के तौर पर। और थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि ब्रीदिंग कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और फूड हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे ब्लड के ज़रिए लंग्स तक जाती है और लंग्स से हम एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंड प्रोडक्ट दोनों की कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस भी बताया है। द मेन डिफरेंस बिटवीन the two processes is the rate at which they release energy.
अब दोनों जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो डिफरेंट रेट पर रिलीज करते हैं। ब्रीदिंग के दौरान रिलीज ऑफ एनर्जी इज वेरी स्लो देन बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड। जब ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है तो एनर्जी बहुत स्लो जो है रिलीज होती है क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस से गुजर रही है। बर्निंग के दौरान एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट हो गया है। Students of class 7, now we will start work for day 7 of general science. Students, previous lecture में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है कॉमन डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? कॉमन डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। Some common disorders of respiratory system are। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद उसके डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जब वो डिसऑर्डर यानी कि बेतरतीब हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं, जिनमें दो को डिस्कस किया हमने, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब डिसऑर्डर हो जाए तो कुछ डिजीज़ेस फैलती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा यानी कि ज़ुकाम, फ्लू, निमोनिया लंग्स को इफ़ेक्ट करता है यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है आपके लंग्स में, इसे भी डिटेल डिस्कस करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसे हम कहते हैं, उर्दू में इसे कहते हैं तपे दिक। क्या कहते हैं? तपे दिक। इसमें जो है वो बहुत शदीद खांसी होती है, बहुत ज़्यादा, जो कि कंट्रोल में नहीं होती और रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर हुआ होता है, जिसकी वजह से ये ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जिसे उर्दू में तपे दिक कहते हैं। एंड लंग कैंसर, और लंग कैंसर जो कि फेफड़ों का कैंसर है ये हो सकता है। इसमें स्मोकिंग जो है, आप सुनते ही हैं कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। Here we shall discuss common cold and pneumonia। तो स्टूडेंट्स, कॉमन डिजीज़ेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको अभी बता दी कि कौन कौन सी हैं, जिनमें हमने इन्फ्लुएंज़ा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग कैंसर कहा, लेकिन आपकी बुक में दो को डिटेल डिस्कस किया है, जिनमें फर्स्ट है कॉमन कोल्ड। क्या है? कॉमन कोल्ड। Book page number 10, common cold। The common cold is a common disorder of respiratory system। The virus of common cold can spread from person to person by coughing, sneezing
or touching things of a common cold patient. स्टूडेंट्स, कॉमन कोल्ड एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन डिसऑर्डर है। कॉमन का मतलब होता है आम जो आपको फ्लू हो जाता है वो सर्दी की वजह से भी हो सकता है, और वैसे यहाँ पर ये एक वायरल डिजीज़ यानी कि वायरस की वजह से आपको कॉमन कोल्ड होता है, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम आजकल कोविड की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, अपने नाक को मास्क से कवर करते हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को, तो ये वायरस की वजह से ही है ना, कोरोना वायरस जिसे कहते हैं। तो इसी तरह कॉमन कोल्ड भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है। किस तरह? बाय कफिंग, यानी कि जब आप खांस रहे हैं तो अपने मुंह को कवर करें, जैसा कि आजकल की सिचुएशन में कोविड की हम मास्क से अपने मुंह को कवर करते हैं। इसी तरह स्नीजिंग मतलब छींकना, और टचिंग थिंग्स ऑफ अ कॉमन कोल्ड पेशेंट, और जिसको या जिस पर्सन को ये कॉमन कोल्ड है उनकी चीज़ों को टच करने से भी ये डिजीज़ आप में आ सकती है। जैसा कि कोरोना वायरस में आप अपने आप को कवर करते हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है, इसी तरह ये भी वायरल डिजीज़ है, तो इसमें भी आपको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। कॉमन कोल्ड का इंट्रो हमने पढ़ लिया, अब सिम्टम्स यानी कि क्या अलामात हैं इसकी। सिम्टम्स में फर्स्ट है सोर थ्रोट। सोर का मतलब होता है खारिश होना आपके गले के अंदर, थ्रोट। सोर थ्रोट यानी कि खराश गले में, जब आप बोल रहे होते हैं अक्सर होता है आपकी आवाज़ नहीं निकल रही होती, तो सोर थ्रोट जो आपके गले में खारिश वगैरह होती है। कफ, खांसी को कहते हैं। रनिंग नोज से मुराद है आपकी नाक जो बह रही होती है, यानी आपकी नाक बह रही है फ्लू की वजह से, तो उसे कहते हैं रनिंग नोज। कंजेशन जब आपके गले में इन्फेक्शन होता है तो आप अपनी जो सांस लेने की नाली है यानी कि आपका जो थ्रोट है उसे आप थोड़ा टाइट फील करते हैं और बहुत मुश्किल से सांस आप ले रहे होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि आपके गले को किसी ने पकड़ा हुआ है, इस तरह आप फील करते हैं, तो उसे कहते हैं कंजेशन। यानी कि आपके गले में जो इन्फेक्शन होता है उसे आप क्या कहते हैं? कंजेशन। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन जो है उसे कंजेशन कहते हैं। फिफ्थ है स्नीजिंग यानी कि छींकना। जब आप छींकते हैं तो उससे जो पर्सन कोई सामने मौजूद है तो सारे जर्म्स या वायरल उधर ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे उसे भी कॉमन कोल्ड का खतरा हो सकता है। 6 है हेडेक यानी कि सर दर्द। हमने सिम्टम्स पढ़े सोर थ्रोट, कफ, रनिंग नोज, कंजेशन, स्नीजिंग, हेडेक। बुक पर देखें, वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था जब हम डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे थे, कि जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो आपको फीवर होगा। वो इन्फेक्शन के लिहाज से कि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको तेज़ बुखार है, अगर कम है तो बिल्कुल
नॉर्मल थोड़ा सा जो है वो फीवर है आपको। देयर इज नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर द कॉमन कोल्ड। ये ज़ुकाम जो है जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। बस जैसे कोरोना वायरस है यानी कि कोविड, इसकी भी आप देखिए कोई मेडिसिन नहीं है। आप इसमें एहतियात करके यानी कि कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को इख्तियार करके आप इससे बच सकते हैं। जैसे आप अपने मुंह को मास्क से कवर करें, सैनिटाइज करें, तो ही आप इस वायरल डिजीज़ से बच सकते हैं। इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन मौजूद नहीं है। However, you may observe the following measures: get lots of rest, drink plenty of liquids, and if symptoms persist, consult your doctor. अगर आप इन मेजर्स को देखें तो आप किस तरह बच सकते हैं, यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी एहतियाती तदाबीर क्या है कि जब आपको कॉमन कोल्ड हो तो आप उसमें रेस्ट करें, ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा तादाद में लें, और अगर ठीक नहीं हो रहा तो कंसल्ट करें डॉक्टर से। तो स्टूडेंट्स, कॉमन कोल्ड हमने पढ़ा जिसमें हमने उसके सिम्टम्स और प्रिवेंटिव मेजर्स को पढ़ा। नेक्स्ट है निमोनिया। स्टूडेंट्स, पी साइलेंट है इसमें, तो इसलिए हम इसे न्यूमोनिया पढ़ेंगे। पी साइलेंट है, न्यूमोनिया। Pneumonia is an infection that affects the lungs. अब निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो किसे इफ़ेक्ट कर रहा है? लंग्स को, हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। बुक पेज नंबर 11 पर निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन that affects the lungs. निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। The lungs are made of small sacs called alveoli. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्रोंकस जब स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती है तो उसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और हर ब्रोंकियोल के एंड पर कुछ एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, और वो एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करके ब्लड में रेड ब्लड सेल तक पहुंचाती हैं, और रेड ब्लड सेल फिर आपके तमाम बॉडी पार्ट्स को वो ऑक्सीजन पहुंचा देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि ये इन्फेक्शन होता किस तरह है। When a person has pneumonia, the alveoli are filled with pus. वो जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर या बैलून की तरह के स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हमने एल्वियोलाई कहा, उनमें पस पड़ जाती है, रेशा। पस पड़ जाने की वजह से हमारी ब्रीदिंग का अमल पेनफुल होता है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास 2 लंग्स हैं, अगर एक में इन्फेक्शन है तो दूसरे से काम चल सकता है। अगर एक में इन्फेक्शन है तो हम उसे निमोनिया कहते हैं। अगर दोनों लंग्स में इन्फेक्शन है तो उसे हम डबल निमोनिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हमारे एल्वियोलाई में जब पस पड़ जाती है तो सांस लेने में दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है, ब्रीदिंग हमारी पेनफुल हो जाती है। अब
pneumonia is the main cause of death in children worldwide. नेमोनिया जो है वो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में जो है वो वजह बन रहा है बच्चों में डेथ की। अगर उनका एक लंग अफेक्ट हुआ है तो नेमोनिया, अगर दोनों लंग्स में इन्फेक्शन है और अफेक्ट हुए हैं तो उन्हें हम डबल नेमोनिया कहते हैं। अब हमने इसके सिम्टम्स पढ़ने हैं। सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि अलामात क्या हैं कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको नेमोनिया है। सबसे पहला सिम्टम है कफ, यानी कि खांसी। सेकंड है फीवर, बुखार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो आपको फीवर होगा। नेज़ल कंजेशन, यानी कि सांस लेने में आपको दुश्वारी होगी, आपकी जो नाक है वो बंद होगी। नेज़ल कंजेशन, नाक का बंद होना। नेज़ल कंजेशन, नाक का बंद होना। जब नाक बंद होती है आपको कितनी इरिटेशन होती है और आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको सांस नहीं सही से आ रहा होता, यानी कि आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है सांस लेने में। तो नेज़ल कंजेशन, आपकी नाक का बंद होना। रैपिड ब्रीदिंग विद व्हीजिंग साउंड, रैपिड ब्रीदिंग विद व्हीजिंग साउंड। आप बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं। नॉर्मल रूटीन में जो कि हेल्दी पेशेंट है, हेल्दी पर्सन है, वो नॉर्मल सांस ले रहा है और ब्रीदिंग रेट जो है उसका डिस्टर्ब नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, जब वो सांस ले रहा है तो उस टाइम पे उसके सांस लेने के साथ साथ एक आवाज़ जैसे सीटी की आवाज़ होती है वो प्रोड्यूस होती है, जिसे हम व्हीजिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीजिंग साउंड। तो स्टूडेंट्स, ये आपने अभी तक जो सिम्टम्स पढ़े। फिर आता है चेस्ट पेन। आपकी जो चेस्ट है उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है। देन लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं भूख का ना लगना। स्टूडेंट्स, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो है 14 to 18 टाइम्स पर मिनट। स्टूडेंट्स, हमने निमोनिया में पढ़ा था कि ये इन्फेक्शन हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। फिर हमने ये पढ़ा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, जिनमें कफ, फीवर, नेज़ल कंजेशन, रैपिड ब्रीदिंग विद व्हीजिंग साउंड, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख भी नहीं लगती। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? विजिट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल टू ट्रीट निमोनिया। जब आपको इनमें से सिम्टम्स आपको यानी कि महसूस हों ये सिम्टम्स सारे, तो आप अपने डॉक्टर से जल्द अज जल्द कंसल्ट करें और निमोनिया का ट्रीटमेंट कराएं। योर डॉक्टर में प्रेस्क्राइब एन एंटीबायोटिक मेडिसिन। वैक्सीन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट निमोनिया। फिर डॉक्टर जो है वो आपको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक कहते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसे किल करने के लिए, यानी उन पैथोजेंस को, यानी बैक्टीरिया की वजह से ये निमोनिया होता है। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज़ है और निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं। वैक्सीन्स जो कि हमारी
आप कह लें कि फ्यूचर में होने वाले जो भी इन्फेक्शन या डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीन्स लगवाते हैं। जैसे कि आजकल कोविड में वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं कि फ्यूचर में बचाव के लिए। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स। स्टूडेंट्स, अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, लेकिन आप अपने हाथों को बार बार धोइए ताकि आपके हाथों पर जो जर्म्स मौजूद हैं वो साफ हो जाएं। यूज़ अ टिश्यू और हैंड कर्चीफ व्हेन यू कफ और स्नीज। आपको जब भी निमोनिया है तो खांसी आ रही है यानी कि कफिंग की सिचुएशन है तो आप टिश्यू को यूज़ करके वेस्ट कर दें। हैंड कर्चीफ, ये क्या वर्ड है? हैंड कर्चीफ। हैंड कर्चीफ में आप रुमाल को कहते हैं, इसे इस्तेमाल करें जब भी आपको खांसी या छींक आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निमोनिया भी हमने कंप्लीट किया। कॉमन डिजीज़ में आपकी बुक में 2 ही डिजीज़ थी, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिंक बॉक्स दिया गया है, कीप योर लंग्स हेल्दी। हमें अपने जो लंग्स हैं उन्हें किस तरह हेल्दी रखना चाहिए? नंबर 1, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन वाइटामिन्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खाते हैं उनमें विटामिन्स मौजूद होते हैं। अब विटामिन्स हमारे लंग्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन कीप आवर लंग्स हेल्दी। पॉइंट 2, एक्सरसाइजेज लाइक रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जंपिंग, साइक्लिंग etc. आर गुड फॉर आवर लंग्स। एक्सरसाइजेस की वजह से भी आपके लंग्स सेहतमंद यानी कि हेल्दी रह सकते हैं। एक्सरसाइजेस में जैसे कि आप रनिंग, दौड़ रहे हैं, आप वॉकिंग, चल रहे हैं, स्विमिंग, तैरना यानी कि तैर रहे हैं, जंपिंग और साइकिलिंग, इन तमाम एक्सरसाइजेस की वजह से भी आपके लंग्स हेल्दी रह सकते हैं और आप इन्हें रख सकते हैं हेल्दी। अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। जैसा कि मैंने आपको जब कॉमन को डिजीज़ बता रही थी तो उसमें लंग कैंसर भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, जिसे लंग कैंसर कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं हेल्दी लंग्स और डिजीज्ड लंग्स, यानी जो स्मोकिंग की वजह से ब्लैक हो चुके हैं। 4th है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स कंटेन सच केमिकल्स दैट आर गुड फॉर आवर लंग्स। और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है, इसी तरह बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए जो कि आपकी लंग्स के लिए अच्छी हैं। उनमें कुछ केमिकल्स हैं जो आपके लंग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 7 कंप्लीट हो गया है। आपने इसकी रीडिंग करनी है, लर्निंग और राइटिंग। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं। आपने ये बनाने हैं और जब स्कूल खुलेंगे तो मैं ये आपका काम चेक करूँगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पहले टेस्ट लिए गए थे घरों में, इसी तरह अब आपके टेस्ट लिए जाएंगे। आपने इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, इसी में से आपके टेस्ट लिए जाएंगे।
we will start work for day 8 of General Science. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी रीडिंग को कंप्लीट कर लिया था। अब हमने इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करना है। की पॉइंट्स पूरे चैप्टर की समरी को कहते हैं, जो कि इसमें मुख्तसरन आपका पूरा चैप्टर बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब इन की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 12 देखिए, की पॉइंट्स। माउथ नंबर 1 है। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, लिवर and pancreas are the components of human digestive system. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर का स्टार्ट कि डाइजेशन क्या होती है, हमने उसमें जाना कि डाइजेशन कहते हैं हमारा जो खाना है वो किस तरह हज़म होता है और किन सिस्टम्स के थ्रू डाइजेशन होती है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस पर। स्टूडेंट, दूसरा हमने पढ़ा कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुई, उसमें हमारे दांत यानी कि टीथ, उनकी वजह से डाइजेशन शुरू हो गई। फूड जो हम खुराक खाते हैं वो दांतों ने ग्राइंड की, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया और हमारी टंग में कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। वो स्लाइवा क्या करता है, आपकी फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है। जब आपकी वो फूड अच्छे तरीके से च्यू हो गई तो वो कहाँ चली गई, इसोफेगस में। अब इसोफेगस से स्टमक तक फूड किस तरह जाएगी, हमने पढ़ा कि इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि वेव लाइक मूवमेंट है, वो च्यूड फूड को आहिस्ता आहिस्ता वेव की फॉर्म में पुश करती है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस कहते हैं। और फिर वो खुराक हमारी स्टमक में चली जाती है। अब स्टमक में हमने पढ़ा कि कुछ डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं जो कि डाइजेशन का अमल कराते हैं। और हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है स्टमक में। स्टूडेंट्स, हमने ये भी जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किन किन से मिलके बना। अब स्टमक की बात कर रहे हैं। स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस है उनमें एसिड मौजूद होता है। वो एसिड जर्म्स को हमारी फूड में से किल करता है। फिर बात की गई है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब जो खुराक स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, उसकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी और यहाँ पर 3 ऑर्गन्स हेल्प आउट करेंगे। कौन कौन से? लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स। तो ये डाइजेशन कराएंगे और उसके बाद हमारी जो फूड है वो एब्जॉर्ब होगी। विलाय पढ़ा था हमने, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम विलाय कहते हैं, सिंगुलर विलस। स्टूडेंट्स, तो जो हमारी फूड एब्जॉर्ब होगी विलाय की वॉल से, वो अब हमारे ब्लड में चली जाएगी
और वो ब्लड जब हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो सारी खुराक हमारे सेल्स और हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगी। सेकंड पॉइंट देखिए, डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड into simpler form. The process helps our body to get important nutrients. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डाइजेशन है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी तक सप्लाई कर देना। वो किन प्रोसेसेस से अभी बताया मैंने आपको, माउथ, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब उससे हमारे ब्लड तक और ब्लड हमारे सेल्स तक पहुंचाएगा। लेकिन जो वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो स्टूडेंट्स, जब लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड हो जाएगी तो उसे हम फीसिस कहेंगे। फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट रेक्टम में स्टोर होंगे और एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, सम पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम secrete chemicals which change carbohydrates, proteins and fats into simpler substances. These substances are then absorbed into blood. Students, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल डिस्कस किए था कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, इसी तरह प्रोटीन्स की डाइजेशन हमारे स्टमक में होती है और फैट्स की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि फाइनल डाइजेशन। अब ये सब चीज़ों की डाइजेशन के बाद हमारा ब्लड इसको जो फूड एब्जॉर्ब हो गई है ब्लड में, उसे हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाता है। पॉइंट 4 देखिए, डायरिया, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल etc. are some common disorders of digestive system. Students, अब हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया तो अब इसके डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस किया था डिटेल, कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेतरतीब हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। उनमें हमने पढ़ा था डायरिया, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल। लेकिन आपकी बुक में डिटेल्ड डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस किया गया था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। डायरिया में बी caused by an infection, by eating contaminated food or a reaction to some medicine. स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन होती है और अगर कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो लूज मोशन। तो डायरिया जो है वो सेमी लिक्विड फीसिस है। डायरिया में आपको सेमी लिक्विड फीसिस पास होते हैं। जो वजह क्या क्या है, किस वजह से होते हैं? एक तो आपके इन्फेक्शन, दूसरा ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, जो आप आलूदा खुराक खाते हैं उस वजह से भी डायरिया हो सकता है,
और कुछ मेडिसिन्स का रिएक्शन भी डायरिया कॉज करता है। Washing hands frequently and washing fruits and vegetables before eating or cooking can help to prevent diarrhea. अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है अच्छे तरीके से। जब आप टॉयलेट यूज़ करें तो 2 दफ़ा अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश कर फिर पकाएं और खाएं। इससे आप डायरिया से बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन may be caused by taking food low in fiber. स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिपेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि पेनफुल और डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है फीसिस को पास आउट कराने में। और जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हमें फेस करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन तब होती है जब आप अपनी खुराक में फाइबर्स कम लेते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था कि कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स में फाइबर मौजूद होता है जो कि सॉफ्ट मटेरियल है और फीसिस को आसानी से पास कराने में मदद देता है। We can prevent constipation by eating food rich in fiber by drinking plenty of water. अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज से भी हम इससे बच सकते हैं। तो ये अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, किन प्रोसेस से गुज़रकर डाइजेशन होती है और हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचती है। फिर डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अब हमने इस की पॉइंट में पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट करते हैं। ब्रीदिंग एंड बर्निंग आर सिमिलर प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग को पढ़ा था, जिससे जो एक सिंपल फिनोमिना है जिसमें हम हवा अंदर लेकर जाते हैं और हमारे लंग्स वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। लेकिन ये किस प्रोसेस से गुजरकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट निकलती है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज एंड थ्रोट। फिर हमने इसमें डिस्कस किया लेरिंग्स को, एपिग्लोटिस को, इसी तरह ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, कैपिलरीज, फिर जाकर हमारी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंची और एंड प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जो कि हमारे ब्लड के ज़रिए वापस लंग्स में जाती है और एक्सहेल करने से निकल जाती है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर etc. are some common disorders of the respiratory system. हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कॉमन कोल्ड यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स को पढ़ा, जिनमें कॉमन कोल्ड और निमोनिया को डिटेल्ड डिस्कस किया। बाकी डिसऑर्डर्स इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस और लंग कैंसर है। We can keep our lungs healthy by eating fruits and vegetables and by taking regular exercise. अब हम अपने लंग्स को किस तरह हेल्दी रख सकते हैं? एक तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से,
रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, की पॉइंट्स में हमने पूरे चैप्टर को समराइज करके डिस्कस कर लिया। वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट हो गया है। आपने अब इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपका ये काम चेक करूँगी। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपके पहले टेस्ट लिए गए थे, इसी तरह अब आपके टेस्ट लिए जाएंगे इन लेक्चर्स में से। जैसे पहले आपको घरों में टेस्ट भेजे गए थे, इसी तरह अब भी लिए जाएंगे। आपने इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से याद करना है, नोट्स बनाने हैं। आज अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।